नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का बच्चों जो हिंदी है। अगर आप देखेंगे तो उसमें हमारा दो पार्ट है। एक हमारा गद्य खंड है, दूसरा हमारा काव्य खंड है। तो अभी हमारा गद्य खंड चल रहा है और उसके हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे उसके लेखक परिचय के बारे में। आज हम लोग उस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, एक निबंध है, ये कोई कहानी नहीं है कि बहुत नॉर्मली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हम लोगों को मेरे बच्चे इसमें मेहनत करना पड़ेगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। बच्चों का ऐसा मानना है, कुछ बच्चों का, कि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ बच्चों का मानना है गुरुजी ये चैप्टर बहुत बोरिंग है। क्योंकि मेरे बच्चे इसमें जो लोग पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण से हैं, अगर कोई पश्चिमी चंपारण से हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। वहाँ पर बच्चों एक नदी है जिसका नाम गंडक है, और गंडक को बच्चों सादा नीरा कहा गया है। सादा मतलब होता है सफेद। बच्चों जिस नदी का जल सफेद हो, जिस नदी का जल सफेद हो उसे बोलते हैं सादा नीरा, अर्थात गंडक नदी को यहाँ सादा नीरा कहा गया है। और इस नदी के आसपास के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप सभी लोग जुड़ चुके हैं? बताइए यस और नो। मेरे बच्चे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा वर्ष 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी विषय। इसमें बच्चों गद्य खंड हमारा है, चैप्टर 7 तक पहुंच गए हैं। चैप्टर का नाम है ओ सादा नीरा। इसके संपूर्ण अर्थ को हम लोग जानेंगे। मेरे बच्चे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए, और अपने अपने आईडी से बच्चों, अपने अपने नन्हे नन्हे हाथों से आप लोग क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिए। तो जल्दी से ये दो काम कर दीजिए, एक तो बच्चों शेयर कर दीजिए, और जितने विद्यार्थी जी जुड़े हैं सब लोग लाइक कर दीजिए। बहुत तेजी में फटाफट ये काम कीजिए। आप लोग बच्चों इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, क्लास 12th के बच्चे हैं, फटाफट से ये काम कर दीजिए। अगर ये दोनों काम हो गया और आप लोग तैयार हैं, बैठ गए हैं, अपना ईयरफोन लगा करके, अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठ गए हैं, तो एक बार दिल बनाकर भी भेजिए ताकि मैं कथा प्रारंभ कर सकूं। चलिए फटाफट से आप लोग करेंगे बच्चों, जल्दी जल्दी से आप लोग ये दोनों काम कर लेंगे। कर लिए बच्चों? शुरू करें? आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों ने अपने तरफ से सारा कार्य कर लिया। आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं, गणेश जी का अभी महीना चल रहा है बच्चों, गणेश चतुर्थी। अभी गणेश जी की मूर्ति आपके आसपास में बैठी होगी, तो श्री गणेशाय नमः। प्यारा सा मोटिवेशन है आज का, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। लाइफ में बच्चों हम क्या करते हैं ना, कोशिश करना छोड़ देते हैं, थक जाते हैं जीवन में। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, आपको अगर कोई चीज़ सफलता दिला सकती है तो दो तीन ऐसे शब्द हैं हिंदी कोश में जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें मुझे एक शब्द बहुत प्रभावित करता है, वो है बच्चों कोशिश, है ना। कोशिश और मेहनत, ये दो शब्द मुझे हिंदी व्याकरण में बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, बस इतना इरादा करो। बच्चों जो लोग हिम्मत रखते हैं, आप अपने आसपास में देखते होंगे, कुछ लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी में लगे रहते हैं बच्चों। 5 बार फॉर्म भरे नहीं हुआ, 6 बार फॉर्म भरे नहीं हुआ, 8 बार फॉर्म भरे नहीं हुआ बच्चों, लेकिन कभी ना कभी उसमें से अधिकांश लोग कोई ना कोई नौकरी ले लेते हैं। बोलो कितने लोग इस बात को मानते हैं कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि जो लोग लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, आप देखेंगे अंततः उसको कोई ना कोई बच्चों नौकरी मिल ही जाता है। समझे कि नहीं? इसलिए कोशिश बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ही बच्चों यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल थे, मतलब 200-300 वीडियोस बना दिए भाई, देखने वाला कोई नहीं था, है ना। लेकिन मेरे बच्चे अभी सब कुछ ठीक हो गया। तो याद रखिएगा, जिंदगी में ये सब होता है, आप लोग को भी ध्यान रखना है। आइए बच्चों, हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ, अगर आप लोग बोलेंगे सर नॉलेज दीजिए, तो मैं आपको थोड़ा बहुत इस चैप्टर का ब्रीफ नॉलेज दे सकता हूँ। बच्चों आप देख सकते हैं एक प्यारी सी नदी हम लेकर जा रहे हैं, और इस प्यारी सी नदी का नाम क्या है? आप लोग कहेंगे गुरुजी नदी जा रही है तो इसमें इसमें जल भी बह रहे होंगे। हाँ बच्चों, नदी जा रही है तो इसमें प्यारे प्यारे इस तरह से बच्चों जल भी बह रहे हैं। तो ये जो नदी है जिस विषय में हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, इस नदी का नाम है बच्चों गंडक, और इसका जल जो है वो बिल्कुल सफ़ेद जल है, इसीलिए बच्चों इसे सादा नीरा कहा गया है। नीरा मतलब नीर मतलब जल होता है, तो बच्चों इसी को सादा ओ सादा नीरा, यानी इसको बच्चों सादा नीरा भी इसी नदी को कहा गया है। और ये नदी कहाँ पड़ता है? तो मेरे बच्चे हम कह सकते हैं बिहार के उत्तर उत्तर पश्चिम भाग में।
अगर बिहार का आप मैप देखेंगे तो मेरे बच्चे एक जिला है, मैं बोलना चाहूंगा उसका नाम, और बहुत सारे बच्चे वहां से होंगे बच्चों, पश्चिमी चंपारण है ना मेरे बच्चे। पश्चिमी चंपारण से कोई यहाँ है क्या? ऐसे पूर्वी पश्चिमी बच्चों बहुत सटीक है ना, पास में ही है। मैं भी गया था इधर कुछ दिन पहले बच्चों, मैं वहाँ गया था क्योंकि मैट्रिक की जो फर्स्ट रैंक है उस लड़की का घर वहीं पे था, तो मुझे यहाँ जाना हुआ था पश्चिमी चंपारण, तो मैंने देखा बच्चों। तो ये जो सादा नीरा इस पाठ में जो निबंध लिखा गया, इसमें हम यही देखेंगे कि गंडक नदी के सौंदर्य के बारे में। गंडक नदी बच्चों कितनी प्यारी नदी है, गंडक नदी से क्या क्या लाभ हो रहे हैं। और बच्चों गंडक नदी के आसपास में बच्चों एक समय था जब गंडक नदी के आसपास में लोग रहते थे बच्चों, सभ्यता थी यहाँ पर सभ्यता थी। इस नदी से मेरे बच्चे बहुत सारी सभ्यताएं जुड़ी हैं। नंबर एक, सबसे पहले हम लोग इसके सौंदर्य के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा मेरे बच्चे इस नदी से जुड़ी हुई क्या थी, बहुत सारी मेरे बच्चे सभ्यताएं थी, बहुत सारी सभ्यताएं जुड़ी हैं। इस नदी से बच्चों बहुत सारे धर्म जुड़ा हुआ है मेरे बच्चे। आप जानकर आप हैरान होंगे कि भगवान बुद्ध का भी संबंध इस नदी के आसपास से रहा है। हाँ, आप देखेंगे बच्चों इस नदी के आसपास में बच्चों गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था मेरे बच्चे, चंपारण सत्याग्रह का भी संबंध कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ से आप देखेंगे। बहुत सारे राजाओं का संबंध यहाँ से देखेंगे, ढेर सारे राजाओं का भी संबंध जो है इस नदी के आसपास से रहा है। तो बच्चों एक तरह से आप कह सकते हैं इसमें एक इतिहास टाइप का हम लोग देखेंगे कि इस एरिया का क्या इतिहास रहा है। तो अगर आप लोग तैयार हैं, अगर आप लोग अनुमति दे देंगे तो क्या हम लोग शुरू करें बच्चों? शुरू करें तो यस लिख करके भेजिए कि गुरुजी लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कीजिए। यस, ठीक है ना, यस। अब आप लोग थोड़ा सा कष्ट कीजिए, एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिए मेरे बच्चे। अप्रोक्स 4000 बच्चे सेशन में जुड़े हैं और मात्र 2300 बच्चों ने सेशन को लाइक किया है, तो सेशन को लाइक भी कर दीजिए आप लोग, सब लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिए। आइए बच्चों पढ़ते हैं। और देखो बच्चों थोड़ा बड़ा चैप्टर है, अगर एक दिन में नहीं हो पाया तो हम लोग कल भी इसको पढ़ सकते हैं। कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना कि एक के दिन में पढ़ना है, बोलो कोई जबरदस्ती नहीं है ना कि एक के दिन में पढ़ के खत्म करना है, पढ़ेंगे आराम से। अगर नहीं खत्म हुआ तो इसको 1-2 दिन भी चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चों हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं बिहार के उत्तर पश्चिम में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नई भी है मेरे बच्चे। बिहार के उत्तर पश्चिम कोन में मतलब कोने में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है, मतलब अगर इसके इतिहास के बारे में देखें तो बहुत पुरानी भी है, और नवीन मतलब नई भी है। हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोद में मेरे बच्चे, उधर बहुत जंगल है। आप लोग जो लोग उधर से होंगे वो लोग जानते होंगे बहुत जंगल है। मैं पता है, मैं यहाँ के बारे में ये कल्पना भी नहीं कर पाया था कि ये जगह ऐसा होगा। जब मैं जब पश्चिमी चंपारण गया था तो क्या मतलब उस लड़की के घर में, मैं नाम भूल रहा हूँ बच्चों, क्या नाम था उनका, फर्स्ट टॉपर जो थी उधर से 10th में, निशु या अंशु, क्या अंशु नाम था, हाँ। उनके घर में जब मैं गया था वहां देखा बच्चों, जितने किराने दुकान नहीं थे, जितने नाश्ता पानी का दुकान नहीं था, चाय का दुकान नहीं था, उससे ज्यादा मेरे बच्चे सांप काटने वाले डॉक्टर का वहां प्रचार था। देखना, जो लोग उधर से होंगे वो लोग समझ रहे होंगे क्या बच्चों, सांप काटने मतलब कि सांप जब काटता है ना बच्चों को, सांप, तो मेरे बच्चे उसके इलाज के लिए डॉक्टर का वहां लगा था। ये डॉक्टर, वो डॉक्टर। हमने सोचा भाई हमारे इधर तो सांप के डॉक्टर एक भी नहीं है, यहाँ सांप के डॉक्टर इतने कैसे हैं? तो मेरा पहला सवाल यही था जब मैं अंशु के यहाँ गया, तो मैंने पूछा भाई ये है ना, मैंने उनके अंकल से पूछा कि अंकल ये यहाँ क्या है? तो बोला इधर बहुत सांप है, यानी मतलब उधर बहुत जंगल है बच्चों, बहुत जंगल भी वहां पर बहुत ज्यादा है। आइए पढ़ते हैं। कहते हैं बच्चों कि बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नई भी है। हिमालय की तटहली में जंगलों की गोद में है ना उतारकर मानव जंगल की गोद में उतारकर मानो शैशव व सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को तुमक ढुमक कर चलना सिखा रहा है। नए खेत हैं वहां बच्चों, देखेंगे तो नए खेत हैं, नई पैदावार और बीच बीच में पलास, साल एवं अन्य जंगली वृक्षों की भटकी सी पाते हैं मेरे बच्चे। वहां पर देखेंगे तो कौन कौन से जंगल हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों, कौन कौन से जंगल हैं। एक जंगल है बच्चों पलास, है ना, पलास। एक है बच्चों साल, साल तो हम समझते हैं, पलास क्या होता है। ये सब जंगल में वृक्ष हैं। दूर दूर तक समतल की गई भूमि, अगर आप देखेंगे मेरे बच्चे, वहां घर और हमको कम मिला, उधर जो घर मिला हमको कम मिला। बहुत दूर तक हम देखें बच्चों,
एकदम खाली पड़ती खेत है, इसलिए लिखते हैं कि दूर दूर तक की समतल भूमि ट्रैक्टर की आतुर अंगुलियों ने मानो जिसे है ना परिहत वसना कर दिया है। तभी है ना, तभी तो लाज से सिकरी है ना सिकुरी सी इन नदियों में जल नाम मात्र हो रहा है। मेरे बच्चे बताइए, क्या अब उन नदियों में पहले ऐसा जल रहा? यस और नो। कि बच्चों अब कह रहे हैं कि इन नदियों में जो जल है वो सिर्फ नाम मात्र का है, मतलब जल समाप्त होने जा रहा है। तो बताओ बच्चों, क्या अब उन नदियों में जल है? यस और नो। तो सब लोग नो कहेंगे, मुझे पता है कि अब वो जल नहीं रहा जैसा जल होना चाहिए। अगले स्लाइड में बच्चों हम लोग पढ़ने के लिए हमें मिलता है कि बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई ये धाराएं जो कभी नवश्री के ढके वक्ष स्थल में किल है ना किलकती रहती थी, अब वे किलकती नहीं है। या तो लाज से गड़ी निस्पंद सरकती रहती है, या बरसात के दिनों में उन्मत्त है ना उन्मत्त वना वीरांगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती है। मेरे बच्चे, यहाँ जो पानी होता है, अगर इन नदियों में पानी होता भी है बच्चों, तो किस समय में होता है बताइए, है ना? अगर इन नदियों में पानी होता भी है तो किस समय में होता है? तो कहते हैं मेरे बच्चे, किस टाइम में बताओ? अगर पानी यहाँ पर उफान मारता भी है इन नदियों में तो किस टाइम में? तो लिखेंगे बच्चों बरसात के टाइम में। बरसात के टाइम में कहते हैं मेरे बच्चे कि मसान सिकराना पंपई भुजाएं फैला फैलाकर अब वे किलकती नहीं है। या तो लाज में पड़ी निस्पंद सरकती रहती है, या बरसात के दिनों में है ना उन्मत्त यौवना वीरांगनाओं की भांति प्रचंड है ना नर्तन करती है। मसान सरकना पंपई भुजाएं वाली, अरे भाई एक ही चीज दोबारा है क्या? फैलाकर उसी है ना सॉरी उसी मानव के पौरुष को ललकारती है जिसने उन्हें निर्वसन किया। सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा, उन्हें रामचरितमानस में केकई के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आ गई। तो बच्चों बताओ, किस साल इस नदी में बहुत कुछ बाढ़ आया, मतलब बहुत ज्यादा बाढ़ आया था? किस साल बच्चों बाढ़ आया था? क्या आप लोग बता सकते हैं मेरे बच्चे? किस टाइम में यहाँ की ये जो नदी है इसमें बहुत बाढ़ आया था? तो बच्चों सन 62। 62 का मतलब है कि वर्ष 1962 में, 1962 का मतलब ना 62 का मतलब क्या है? वर्ष 1962 में बच्चों जो गंडक नदी है यहाँ पर भयानक बाढ़ आई थी। और इस बाढ़ की तुलना किससे की गई है मेरे बच्चे बताओ? इस बाढ़ की तुलना की गई है कहां से? तो रामचरितमानस, रामचरितमानस के केकई क्रोध रूपी नदी की बाढ़ से, है ना? रामचरितमानस के केकई के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ से इसकी तुलना की गई है। आगे लिखते हैं मेरे बच्चे, आगे लिखते हैं कि लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मल्लो मइयो है ना मोइयो बच्चों है ना कहते हैं कि मल्लो मोइयो और सांख्यों को उपदेश देने जाया करते थे। तो मेरे बच्चे बताइएगा, गौतम बुद्ध जी किस नदी के किनारे किनारे पाटलिपुत्र जाते थे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो मेरे बच्चे गौतम बुद्ध जी है ना, गौतम बुद्ध जी किस नदी के किनारे किनारे पाटलिपुत्र जाते थे? तो आपको लिखना है गंडक नदी के किनारे। कब की बात है ये? कितने वर्ष पहले की बात है? तो ये 2500 साल पहले, यानी 2500 साल पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध जी इस नदी के किनारे किनारे बच्चों पाटलिपुत्र जाते थे। वाह, बड़ी बात है भाई। तब ये नदियां संयमित थी, तब ये संयमित थी, घना जंगल था और वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था। बाढ़ आती थी पर इतना प्रचंड नहीं। पिछले 600-700 साल में महावन जो चंपारण में गंगा तक फैला हुआ था कटता चला गया, ऐसे ही जैसे अगणित मूर्तियों का भंजन होता गया। वृक्ष भी प्रकृति देवी वन श्री की प्रतिमाएं हैं, है ना। वसुधरा भोगी मानव और धम है ना धम धमानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मेरे बच्चे, मानव को कौन सा भोगी कहा गया है? मेरे बच्चे, मानव को कौन सा भोगी कहा गया है? तो कहते हैं वसुधरा। वसुधरा बच्चों पृथ्वी को कहा गया है, और भोगी बच्चों पृथ्वी का जो उपभोग कर रहे हैं, पृथ्वी की वस्तुओं का उपयोग कौन कर रहे हैं, चाहे यहाँ के पेड़ पौधे हों, यहाँ की मिट्टी हो, यहाँ के नदी हैं, मेरे बच्चे कुछ भी है, इसका उपयोग कौन कर रहे हैं? तो इसका उपयोग मानव कर रहे हैं। इसीलिए मानव को क्या कहा गया है? एक बच्चा कह रहा है सर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। भाई बहुत स्टैंडर्ड लेवल का लैंग्वेज है,
यहाँ आपके लिए उतना कुछ जरूरी जो चीज है, हम सब जरूरी चीज बताएंगे आपको, सब जरूरी चीज बताएंगे। आप बोलेंगे एक एक चीज को अब देखने के लिए तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हम जरूरी आपको बताएंगे, क्वेश्चन आपका एक भी परीक्षा में नहीं छूटेगा, समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो मनुष्य को क्या कहा गया है बच्चों? वसुधरा भोगी मानव कहा गया है, क्योंकि बच्चों ये पृथ्वी की जो धरती का उपयोग करता है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, कहते हैं एक कहानी सुनी। यहाँ 12 सदी से लगभग, यानी 12वीं सदी से, 12 सदी मतलब कौन सा, मतलब 12वीं सदी। अभी बच्चों कौन सा सदी चल रहा है? आप लोग को पता होगा कि अभी बच्चों 21वीं सदी चल रहा है, यानी कि अभी से 900 साल पहले की बात है। एक कहानी सुनी कहते हैं यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज्य है ना, राज्य था बच्चों, राज्य था। तो कहते हैं मेरे विद्यार्थी जी, तो कर्नाट वंश ने कितने वर्षों तक बच्चों इस क्षेत्र में अपना शासन किया है? बताओ कितने वर्षों तक राज किया है? तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है मेरे बच्चे। 300 वर्षों तक कर्नाट वंश ने अपना शासन बच्चों कब चलाना शुरू, मतलब कब से शासन चलाया था? तो 12वीं सदी से, कहना बच्चों 12वीं सदी से। 12वीं सदी से 300 वर्षों तक यहाँ पर राजा हुए थे। कौन? इस क्षेत्र के, इस है ना, इस नदी के आसपास में किसका राज था, किस वंश का राज था? तो कहना इस नदी के आसपास में मेरे बच्चे कर्नाट वंश का राज था। कहते हैं प्रथम राजा, इनके जो राजा हुए थे, अब 300 वर्षों तक एक के राजा तो नहीं होगा, बताओ क्या 300 वर्षों तक एक ही राजा होंगे? सर 300 साल कौन जीता है सर? है ना मेरे बच्चे, कैसे हो सकता है? कहते हैं इनके प्रथम राजा का नाम था नान्य क्या बच्चों? नान्यदेव, माफ कीजिएगा, नान्यदेव। चालुक्य, निरपति, सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति, नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए। मेरे बच्चे कहते हैं ये आए थे कहीं और से, ये बच्चों विक्रमादित्य के सेनापति थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कर्नाट वंश के जो पहले राजा थे उनका नाम क्या था? तो आप लोग को याद करना है, कर्नाट वंश के जो पहले राजा जी थे उनका नाम था नान्यदेव बच्चों। क्या नाम था? नान्यदेव। लिखे हैं कि इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की बच्चों क्या लिखा है? नींव बने। कितने लोग इतिहास की इस कीमियाई प्रक्रिया से परिचित हैं? कर्नाट वंश के राजा हरिषि को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। विश्व आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी। मेरे बच्चे बताइए कहते हैं इस नदी के किनारे में क्या था? बताओ सर, इस नदी के किनारे में बहुत सारे जंगल थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों कर्नाट वंश का एक राजा था, कर्नाट वंश का एक राजा था जिसका नाम था बच्चों हरिषि। कहते हैं हरिषि का मुकाबला, है ना बच्चों, हरिषि का मुकाबला मुसलमान आक्रमणकारी किससे हुआ था? बच्चों एक है ना मुसलमान आक्रमणकारी था मेरे बच्चे, उसके साथ इनका मुकाबला हुआ। किसके साथ मुकाबला हुआ था? तो याद रखना बच्चों कि किसके साथ हुआ था? तो बच्चों गयासुद्दीन तुगलक के साथ, है ना, गयासुद्दीन तुगलक के साथ हुआ था। और पूछा जाएगा कब हुआ था? तो कहना बच्चों 1325 में, है ना, गयासुद्दीन तुगलक के साथ हुआ था 1325 में। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे, याद रखना। अगला कहते हैं मेरे बच्चे कि हरि सिंह देव का दुर्ग वन की गहराई में निश्चल छिपा था। दुर्ग मतलब होता है किला बच्चों। जो हरि सिंह एक शासक हुए कर्नाट वंश के, उन्होंने अपना किला कहाँ बनाया था बच्चों? बताओ किला कहाँ बनाया था? तो कहते हैं बच्चों, है ना, वन की गहराई में, मतलब कि बच्चों पूरे चारों तरफ से वन, पेड़ पौधा है, उसके बीच में घर बनाया है। पहले बच्चों पहले जो ये सब होते थे लड़ाई करने वाले, जो शासक लोग होते थे, माफ कीजिएगा, जो राजा लोग होते थे, वो लोग बहुत छुप छुप के रहते थे, क्योंकि इन लोगों का दुश्मन कम होता था कि अधिक होता था बच्चों? बताओ, है ना मेरे बच्चे बताइए, इसका दुश्मन कम था कि अधिक? बहुत दुश्मन होता था इन लोगों का। तो घर बनाते थे, देखिए कहां पर? वन की गहराई में निश्चल छिपा करके घर बनाए थे। कौन? तो हरि सिंह देव बच्चों। आगे लिखा है वन घना, वन मजबूत और मोटी प्राचीरों से अत्यधिक दुर्भेद जान पड़ा। कहते हैं वन बच्चों इतना मोटा मोटा था, इतना घना था कि उसको कोई भेद नहीं सकता था। कहते हैं सुल्तान घोड़े से उतरा, तलवार से उसने एक बच्चों विशाल विटप के तने पर आघात किया, उसके गिरते ही बिजली सी दौड़ गई, है ना, उसके सैनिकों में
और हजारों तलवारें घने वन के वृक्षों पर टूट पड़ी। तो मेरे बच्चे बताइए कि इस पर आक्रमण करने कौन आए थे? हरि सिंह देव के दुर्ग पर आक्रमण करने कौन आए थे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बच्चों जब हरि सिंह दुर्ग जंगल में जाके छुप गया था, जंगल में अपनी किलाएं बना ली थी मेरे बच्चे, है ना, है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी बताइएगा, तो इस पर आक्रमण किसने किया था? इस पर आक्रमण किसने करवाया? तो कहते हैं बच्चों सुल्तान ने, है ना। अब ये कौन से सुल्तान थे पता नहीं भैया, है ना। सुल्तान ने क्या किया? आक्रमण किया। पहले इन्होंने बच्चों एक अपनी तलवारें मारी, उसके बाद इनके जितने भी लोग थे, इनके सैनिक जो थे, हजारों तलवारें घने वृक्ष पर टूट पड़ी। देखते ही देखते जंगल के बीच राह खुलती चली गई। हरि सिंह देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। तो बच्चों बताइएगा कि हरि सिंह देव जो है बच्चों सुल्तान से हार कर कहाँ भाग गए? कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ भाग गए। तो बच्चों सबको पता है कि भैया ऐसन, है ना, ऐसन डर लगा उन्हें कि वो बच्चों नेपाल भाग गए। कहाँ भाग गए? नेपाल भाग गए, है ना। बच्चों नेपाल भाग गए वहां से, और मुझे लगता है वहां से नेपाल दूर भी नहीं होगा, पास ही होगा बच्चों, क्योंकि वहां से यूपी बहुत पास था। आगे लिखा है बच्चों, तब से, कहते हैं तब से जंगल जो कटने शुरू हुए तो कटते ही आ रहे हैं। और बच्चों पहले, है ना, पहले जो है कि पहले उधर जंगल बहुत था। क्या बच्चों अब भी उतना जंगल है? कोई अगर उधर से है तो बताइए। लग रहा है कि बच्चों हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, लग रहा है ना कि वो उसको मार रहा है, वो उसको पीट रहा है, ऐसा लग रहा है इससे हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या उधर बच्चों अभी भी उतना जंगल है या जंगल कम हो गया है? बताइए। नहीं पता है गुरुजी। अरे आपको कैसे पता होगा? जो वहां के होंगे वही ना बताएंगे। जो पश्चिमी चंपारण के हैं उसको पता होगा कि पश्चिमी चंपारण में जंगल बचा है कि नहीं। अब जो लोग पश्चिमी चंपारण के है ही नहीं उनको क्या पता होगा भैया। अब हम कटिहार से बैठ के क्या बताएं जंगल है कि नहीं, देखना पड़ेगा। कहते हैं बच्चों नीचे धरती उपजाऊ मिलती है। कहते हैं बच्चों राशि सस्यों की खान, जहां बीज डालने पर, है ना, डालने भर की दरकार है। घने जंगलों की स्मृति में मानो पैदावार ललक उठती है ना। यो चाहे 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवार ने जंगी के द्वार खोले थे, अब तो हल और ट्रैक्टर हो धरती के खजानों को अनावृत कर रहे हैं। बच्चों कहते हैं उसके बाद जहां जहां पर जंगल था, अभी वहां क्या हो रहा है बच्चों बताइए? अभी वहां क्या हो रहा है मेरे बच्चे? जहां पर भी जंगल था, जिस एरिया में जंगल था, अब वहां पर क्या हो रहा है मेरे बच्चे? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग कि अब वहां पर खेती हो रही है। क्या हो रही है? खेती। कहते हैं इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण है। कहते हैं इस धरती पर जो निवासी रह रहे हैं, इस धरती पर जो लोग रह रहे हैं, ये भी दो तरह के हैं। बोलो कौन कौन सा है? एक तो बच्चों प्राचीन है मतलब पुराने हैं, एक नवीन मतलब नए हैं, कि मिश्रण है। कहते हैं जान पड़ता है यानी मालूम पड़ता है कि आदि काल से आने जाने वालों का तांता बना रहा है। यानी बच्चों इस जगह पर अभी से लोग नहीं, यानी इस नदी के किनारे अभी भी तो लोग रहते हैं, लेकिन क्या अभी से ही लोग रह रहे हैं, या बच्चों कहते हैं कि भैया आदि काल से, यानी बच्चों जब आदि मानव हुआ करते थे, आदि काल से लोग यहां रहते हैं? बताओ बच्चों, अभी नहीं, आदि काल से। जंगल से छीनी गई धरती को जोतने के लिए पुष्ट हाथ प्रायः बाहर से ही आते रहे हैं। और कहते हैं बच्चों अधिक से यहाँ पर जो है अब बाहरी शासक ही ज्यादा यहाँ पर आए हैं। कहते हैं पिछले 500 वर्षों में थारू और धांगर जाति यहाँ आकर बसे बच्चों। तो 500 साल में यहाँ पर किस किस जाति के लोग आकर बसे हैं? दो जाति का नाम इसमें बताया गया है, आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा दोनों जाति का नाम। एक है बच्चों थारू, एक है थारू, और दूसरा का नाम है धांगड़। तो कहते हैं बच्चों दो जाति के लोग आकर यहाँ बसे हैं, एक का नाम है थारू, दूसरा का नाम है धांगड़। कहते हैं बच्चों थारुओं से के उद्भव के विषय में अनेक मत हैं। वे लोग अपने को आदिवासी नहीं मानते हैं। थारू शब्द को थार राजस्थान से निकला मानते हैं बच्चों, ये लोग मानते हैं, है ना। जो थारू जाति के लोग हैं वो लोग अपने आप को आदि, है ना, आदिवासी नहीं मानते हैं, वो लोग आदि मानव नहीं मानते हैं, अपने आप को मानते हैं कि हम लोग कहाँ से आए हैं बताइए। तो थारू जाति के लोग कहाँ से आए हैं? तो मेरे बच्चे को थार है पता, आप लोग को पता होगा ना कि बच्चों थार रेगिस्तान है, तो अपने आप को मानते हैं कि वह राजस्थान से आए हैं। मेरे बच्चे थारू जाति के लोग अपने आप को कहाँ से मानते हैं? राजस्थान से मानते हैं। और देखते हैं दूसरा एक था धांगड़। मेरे बच्चे कहते हैं कि धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया है, और धांगर के जो लोग हैं उसको लाया गया है नील की खेती के लिए, है ना। नील की खेती के सिलसिले में ये लोग दक्षिण बिहार के छोटे नागपुर पठार से लाए गए और वहां की आदिवासी जातियों
ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, है ना, किन्हें नील की खेती के लिए लाया गया है, बच्चों अंग्रेज लोग जो थे वो नील की खेती के लिए लाए थे। इन्हें किसको लाया है बच्चों, है ना, कहते हैं किन्हें नील की खेती के लिए लाया गया है, तो कहना बच्चों नील की खेती के लिए किसको लाया गया है, तो आंसर में कहना बच्चों धांगड़ों को। या पूछा जाएगा धांगड़ों को चंपारण में किस चीज के लिए लाया गया था। आपको पता होगा कि बच्चों चंपारण में नील की खेती बहुत ज्यादा होती थी। अभी आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे क्लास 10th में बच्चों, चंपारण सत्याग्रह, जहां पर जबरदस्ती अंग्रेज नील का खेती करवाते थे। याद है आप लोग को? हाँ, याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा होगा। तो मेरे बच्चे कहते हैं, और कब की घटना है बच्चों, कब आए थे जो ये धांगर जाति के लोग, जब चंपारण कब आए थे, तो नील की खेती करने के लिए 18वीं सदी में आए थे। कौन लोग? धांगर के लोग आए थे, धांगर। और बच्चों मुख्य रूप से हम धांगर बोलते हैं, लेकिन इसमें 3-4 तरह के वंशज मिले हुए थे। कौन कौन थे बच्चों? ओराव मिले थे, मुंडा मिले थे, और लोहार भी जो थे इनके वंशज मिले हुए थे। धांगर शब्द का अर्थ बच्चों ओराव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कहना है भाड़े का मजदूर। आपको पता है बच्चों, अगर आपसे पूछना बच्चों, आपने गिरमिटिया मजदूर भी सुना होगा जो भाड़े का मजदूर होता है। हाँ, आगे लिखा है मेरे बच्चों, इनके लोकगीतों में 200 वर्ष पूर्व, यानी है ना, पूर्व के उस महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है जब नील के खेतों पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर के तत्कालीन राजा इन्हें यहाँ लाए। बच्चों तो बताइए, इन्हें चंपारण में कौन लाए थे? कमेंट बॉक्स में आप लिख पाएंगे कौन लाए थे, अगर याद है तो कोई लिख पाएंगे तो बताइए। सर इन्हें लाए थे, एक तो अंग्रेज लोग लाए थे और दूसरे एक राजा थे जिनका रामनगर के तत्कालिक राजा थे। तो बच्चों राजा के कहने पर और अंग्रेजों के कहने पर ये लोग आए थे, और इसके बाद वर्षों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। और यहाँ बुला करके बच्चों सबको क्या बुला लिए? गुलाम बना लिए। सबको क्या बना लिए? गुलाम बना लिए। मजा आ रहा है बच्चों? बताओ मजा आ रहा है? यस और नो? मजा आ रहा है? देखो बच्चों, हम लोग 10:30 तक पढ़ेंगे, अगर खत्म करने अगर नहीं हो पाए खत्म तो बच्चों छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो कोई बोरिंग चीज नहीं है, हम आपके ऊपर थोप नहीं रहे, बड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग। मजा आ रहा है? बताओ, समझ सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है ना? मुझे तो बहुत सीखने को मिल रहा है मेरे बच्चे। 28 देखो, ऐसे ज्यादा कुछ है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है बच्चों, कहते हैं कि आपस में धांगर मिश्रित ओराव भाषा में बात करते थे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि धांगर जो धांगर लोग थे जिन्हें नील की खेती के लिए लाया गया था, वो लोग किस भाषा में बात करते थे? ओराव भाषा में। जैसे जम्मे किर्रे, खमे किर्रे, देख में किर्रे बाबू मतलब ऐसे हम अंदाजा लगाते हैं। कहते हैं मेरे बच्चे, और दूसरों से भोजपुरी या मेदसी में, कहते हैं आपस में जब बात करते थे, जैसे हम लोग अपने घर में बात करते हैं ऐसे करते हैं, मम्मी खाना खेलें तो नहीं बेटा अभी नहीं खेला छी, रात ही खेबे। तो ये हम लोग का आपस में बातचीत है। और जब हम आप लोगों से बात करते हैं तो हिंदी में बात करते हैं। तो धांगर लोग जो थे वो आपस में कैसे बात करते थे? बताओ बच्चों, किस भाषा में? तो आपस में बात करते थे मेरे बच्चे, आपस में बात करते थे ओराव भाषा में, और जब दूसरों से बात करते थे भोजपुरी या मेदसी में। दक्षिण बिहार के गया जिले, बच्चों बिहार है ना, दक्षिण बिहार के गया जिले में भूइयां लोग भी इसी भांति नील की खेती के लिए हिमालय की इस तलहट्टी में लाए गए। ये आदिवासी नहीं है, संभवतः मुसहर वर्ग के अंग हैं। मेरे बच्चे कहते हैं कि गया से किन्हें लाया गया था? बच्चों किस जाति के लोग को गया से लाया गया था? बच्चों बताइए किसे लाया गया था? गया जिला से बहुत लोग होंगे, हम गया भी गए थे। गया कॉलेज गया के पास हम बैठ करके बच्चों वहाँ चावल दाल सब्जी खाए भी थे, बहुत भूख लगा था हमको। तो गया जी हम जब गए तो गया जी में जो गया कॉलेज गया है आप लोग देखे होंगे, जस्ट उसके सामने हम फोटो खिंचाएं, दाल भात सब्जी खाएं, वहीं पर हम गया गए थे। तो बच्चों गया से किसको लाया गया है? तो भूइयां, है ना, भूइयां लोगों को भी लाया गया है। किस काम के लिए? तो बच्चों गया से लाया गया भूइयां लोगों को, किस काम के लिए? तो नील की खेती के लिए। संभवतः ये लोग मुसहर वर्ग के थे। कहते हैं बच्चों इन कर्मठ मजदूरों से नील कोठियों के साहब दासों की भांति काम लेते थे, परंतु संपदों में भागी ये कभी न बन पाए। कहते हैं बच्चों कि सिर्फ इन लोगों से काम लेते थे, इनको कभी संपदा नहीं मिला, कभी बच्चों इसको जमीन जगह नहीं मिला। समझ रहे हैं? अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। कहते हैं कहते हैं आने वालों का ताता बंधा ही रहा। मेरे बच्चे कहते हैं यहाँ पर आने वाले, पहले बच्चों कितना राजा आए, फिर अंग्रेज आए, सब लोग आते रहे, आने वाले का ताता यहाँ बंधा रहा। आक्रमणकारियों से त्रस्त राजकुल के वंशज आजीविका के खेती
माफ कीजिएगा, आजीविका के खोजी आदि मानव है ना, सॉरी आदिवासी और हरिजन मजदूर उर्वरा भूमि से संपदा प्राप्त करने के अभिलाषी पछी जमदार तथा वे गोरे साहब जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोने में अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था, सभी को आश्रय दिया इस भूमि ने। कहते हैं मेरे बच्चे देखो कितना लोग यहाँ आए हैं, देखो कितना लोग यहाँ आए हैं बच्चों, देखिए कितना लोग आए, अगर अच्छे से देखेंगे तो। कहते हैं मेरे बच्चे यहाँ पर जो आए हैं, यहाँ पर इस क्षेत्र में आदिवासी भी लोग आए हैं, बड़े महान है भाई पश्चिमी चंपारण, आदिवासी लोग यहाँ आए हैं, हरिजन मजदूर लोग यहाँ आए हैं, यहाँ पर बच्चों जमींदार लोग भी रहे हैं, यहाँ बच्चों अंग्रेज लोग भी रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य के, है ना, और सभी को आश्रय दिया है यहाँ की भूमि ने। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे बच्चे, आदिवासियों को, जमींदारों को, गोरे को, है ना, माफ कीजिएगा, मतलब अंग्रेजों को, इन सभी को आश्रय कहाँ की भूमि ने दिया है बच्चों, बताओ कहाँ की भूमि ने आश्रय दिया है। तो आंसर लिखेंगे बच्चों कहाँ की भूमि ने, तो लिखेंगे पश्चिमी चंपारण की भूमि में, यानी कि पीसी बच्चों, है ना, पीसी पश्चिमी चंपारण की भूमि ने दिया है। आगे लिखे मेरे बच्चे, आगे लिखा गया, ध्यान से देखेंगे, लिखा है पिछले 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहाँ आया था। यहाँ 10-12 वर्षों में, पिछले 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहाँ आया था। पूर्वी बंगाल के शरणार्थी, मेरे बच्चे पूर्वी बंगाल के शरणार्थी, आपको पता है कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो बंगाल कितने भागों में बटा था बच्चों, हिस्ट्री के बच्चे जो सब आर्ट्स वाले समझते होंगे बड़ा बढ़िया से, है ना, ऐसे आप लोग भी 10th में पढ़े हैं। तो बच्चों बंगाल 2 भागों में बट गया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो बच्चों जो इसको हम लोग बच्चों कहते हैं ना कि रोहनिया मुसलमान, कि भाई जो पश्चिम मतलब बंगाल से भाग कर आए थे, तो वहां कहते हैं कि इधर 10-12 साल पहले बच्चों, जब ये पाठ लिखा गया है उसके 10-12 साल पहले एक नया त्रस्त समुदाय यहाँ आया था, पूर्वी बंगाल के शरणार्थी। चंपारण में शायद पहला प्रयास किया था और रहने के लिए बच्चों इन्होंने मतलब कि बंगाल से भाग करके बिहार में रहने की कोशिश की थी, है ना। चंपारण में शायद यहाँ पहला प्रयास किया पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को निश्चित योजना के अनुसार बसाने का, है ना। कहते हैं बच्चों धागों के, है ना, थाओ और धागों के बीच यह सस्य श्यामला भूमि उनकी भी धातु बनी। बिछुड़ी माता के सुखद संस्पर्श की स्मृति धान के रेतों में इन्हें मिली और हिमालय को पद स्थली पर मानो गंगा सागर ने चरणोदक उड़ेला। इतिहास की उंगलियां ऐसी वीणा पर थिड़की जिसकी हर झंकार एक अलग स्मृति की प्रतिध्वनि है। मेरे बच्चे अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो आपको बताएंगे, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं। आगे, उस दिन चंपारण के एक सुदूर गांव में इस वीणा की विविध रागिनी सुनने को मिली। कहते हैं भारुओं की अनुपम गृह कला, धांगरों का नर्तन, पूर्वी बंगाल के पुनर्वासित किसानों के करुणा कोन। यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, तथापि मारवों की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है। जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सिंक का बनाया जाता है। कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ सिंक की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झालर लगाई जाती है। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक हैं उसकी आकृति भी कालापूर्ण है। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब ये किसके बारे में, लेखक क्या चीज के बारे में बता रहे हैं? लेखक बता रहे हैं कि वहां जो अलग अलग लोग रह रहे थे सब लोग मिलकर के एक कार्यक्रम कर रहे थे बच्चों। कौन कौन से लोग बताइए? तो कहते हैं बच्चों भारुओं थे, धांगर लोग थे और पूर्वी बंगाल से जो लोग आए थे सब लोग मिलकर के मेरे बच्चे क्या कर रहे थे, एक आयोजन, एक बच्चों प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे थे। सब लोग मिलकर के, नहीं होता है पहले बच्चों डांस मंगल गीत ऊत होता था, पहले खूब होता था, बोलो होता था कि नहीं? अब नहीं होता है। अब तो मेरे बच्चे आ गया है इंस्टाग्राम फेसबुक, अब सब लोग घर में बैठ करके डांस देख रहते हैं, एकदम खतरनाक खतरनाक डांस घर में देख लेते हैं, बोलो हाँ या ना? पहले होता था मेरे बच्चे। सर पीडीएफ का आंसर टिक नहीं है, अब एक चीज को 150 बार मैसेज कीजिएगा सौरभ जी, अच्छा बात है बताइए। तो अब एक चीज को 150 बार मैसेज कीजिएगा। तो मेरे बच्चे पहले ऐसा होता था, वही यहां बताया जा रहा है। और मेरे बच्चे कहते हैं जो दीपक है, जो प्रकाश के लिए दीपक, पहले जो बच्चों दिया घर में होता था उसमें भी क्या बना है बच्चों बताइए, कलापूर्ण, मतलब उसमें भी डिजाइन बनाते थे ये लोग,
है ना। दीपक में भी ये लोग क्या बनाते थे, बोलो कमेंट बॉक्स में। सर डिजाइन बनाते थे। अब कौन डिबिया जलाता है, कोई डिबिया जलाते हैं जी, नहीं जलाते होंगे। चलिए आगे लिखे हैं मेरे बच्चे, कहते हैं कि शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मुंज से बनाए जाते हैं उनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का उद्भव मिश्रण दिखा पड़ा, किंतु सबसे मनोहर था वन, है ना, नववधु का एक अनोखा अलंकरण जो मात्र आभूषण ही नहीं है। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, है ना, कौन सा बहू बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन सा बहू, नववधु। मेरे बच्चे नववधु, है ना, मेरे बच्चे क्या लिखा, नववधु। नव मतलब नया, वधु मतलब जब शादी होकर के दुल्हन आती है। तो उस समय जब शादी होकर के दुल्हन आती थी बच्चों, उसके बारे में बताया जा रहा है कि हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती है। हर पत्नी बच्चों दोपहर का खाना लेकर कहाँ जाती थी, बताओ कमेंट बॉक्स में। दोपहर का खाना लेकर पत्नी किसके पास जाती थी, पति के पास। वो उस समय होता था। अब हमको ये पति पत्नी से याद आ गया, आप लोग वीडियो नहीं काटना, मारेंगे बहुत मार, ठीक है ना। पति पत्नी से याद आया कि कल बच्चों हम बच्चों इंस्टाग्राम खोले, ठीक है ना। आईडी है, कभी कभी वीडियो पोस्ट करना पड़ता है तो हम खोलते भी हैं। खोले तो हम देखें एगो लड़का जो है एगो दूसरा लड़का से बिया कर लिया है, ठीक है ना। अब वो लोग ब्लॉग बना रहे हैं कि भाई हम मेरी जो है कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, बाबू सोना क्या बोलते हैं, कि ये बाबू जो है खाना नहीं खा रहा है। हम बोले खा रहा है ठीक है ना। अब हम ये देख करके हम इतना मतलब कि पागल हो गए हैं कि समाज किस ओर जा रहा है कि एक लड़का मेरे बच्चे लड़का से बिया कर रहा है, ठीक है। और मतलब क्या बताएं, छोड़ो, इस पर हम बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है मेरे बच्चे ऐसा मतलब सच में बिया करता है कि खाली वीडियो बनाने के लिए करता है, हमको पता नहीं है, पर क्या बताएं मेरे बच्चे चलो छोड़ो। क्या कहते हैं कि ये नहीं, मतलब ये चीज आया ना यहाँ पर हर पत्नी वाला, तो मुझे याद आ गया। कहते हैं बच्चों की हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती है, और बच्चों नववधु जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाने जाती है तो अपने मस्तक पर एक सिंदूर पीठा रखती है। और कहते हैं जब फर्स्ट टाइम बच्चों जो वाइफ होती है वो हस्बैंड के पास जाती है खेत में, तो अपने माथे पर क्या रखती है, बताओ कमेंट बॉक्स में। अपने माथे पर क्या रखती है, अपने माथे पर बच्चों सना, बच्चों माफ कीजिएगा, सिंदूर नहीं लिखा है, सुंदर पीठा। बच्चों पीठा होता होगा, पता नहीं क्या होता है पीठा, माथे पर पीठा रख करके जाती है। अब सोचो उन जो बिया किया है लड़का लड़का, वो लोग क्या लेके जाएगा हमको लगता है कि वो लोग पुड़िया लेके जाएगा, रजनीगंधा, चाहे खैनी लेके जाएगा मेरे बच्चे, है ना, कि चलो भाई दे देते हैं अपने पति को खैनी। कहते हैं मेरे बच्चे कि जिसमें कहते हैं बच्चों जिसमें 3 लटें वेनियों की भांति, है ना, लटकी रहती है। हर लट में धवल सीपों और एक बीज विशेष के सफेद दाने पिरोए होते हैं। पीठे के ऊपर सिंक का कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता है। और बच्चों देखिए उसमें भोजन रखा होता था, कितना मजा आता होगा ना खाने में। ओह कि खेत में पूरा थके हुए हैं आप, है ना, और बच्चों पत्नी जो है कि खाना लेकर के आई है, ओह क्या मजा आएगा बच्चों, बताइए। एकदम बैठ करके 2 4 5 रोटी खाइएगा ठीक है ना। आप लोग तब कहाँ खो गए, इधर आइए, आप लोग पढ़िए बच्चों। आगे लिखा है मेरे विद्यार्थी जी, टोकरी को दोनों हाथों से संभाले जब लाज भरी, मेरे बच्चों सोचो कि लाज से, लेखक मतलब हमको क्या लग रहा है कुछ मतलब अलगे मूड में है लेखक, क्या क्या लिख रहे हैं कि लाज भरी बच्चों, है ना। लिखा है मेरे विद्यार्थी जी की टोकरी को दोनों हाथों से संभाले जब लाज भरी, है ना, सुहाग भरी वधु धीरे धीरे खेत की ओर अपने पग बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती होगी बच्चों, सोचो, छन छन, ऐसे टोकरी लेकर के छन छन बढ़ाती होगी धीरे धीरे बच्चों। ओहो, तो सीप की वेनिया रजत कंगनों की भांति झंकृत हो उठती होगी। सीप हमको लगता है क्या वो नदी में होता है, क्या नदी में जो होता है सीप रे, नदी या मतलब इसमें होता है ना, किसमें, नदी में होता है ना सीप जो होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, सीप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेतु बोलते हैं बचपन में, उससे आम छीलते थे, वही है क्या सीप। और सारा गांव जान लेता है कि वधु अपने प्रियतम को कलऊ कराने जा रही है। हे भगवान, कहते हैं मेरे बच्चे इस मधुर और स्निग्ध संस्कृति की अपेक्षा धांगरों का जीवन अधिक प्रखर और उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मंद
प्रकाश में सामूहिक नृत्य करने लगे। हे भगवान, कहते हैं पति और पत्नी जो है धांगर जाति के जो लोग थे उसमें क्या रूल था बच्चों बताइए। धांगर जाति के जो लोग थे उसमें क्या रूल था कि बच्चों स्त्री और पुरुष यानी पति और पत्नी दोनों सामूहिक नृत्य मतलब डांस करते थे। सोचो बच्चों, दोनों डांस कर रहे हैं। हे भगवान मेरे बच्चे, कहते हैं ओराव नृत्य से मिलते जुलते ही नृत्य होते हैं धांगरों के, किंतु कुछ निजी विशेषताएं भी हैं बच्चों। कहते हैं मर्द अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल लिए उसे हिलाते जाते हैं। अब है रंगीन रुमाल तो है नहीं मेरे पास, दाहिने हाथ में लेकर के रंगीन रुमाल हिलाएगा बच्चों, ये कौन डांस होगा बताओ तो, ये कौन डांस होता है रे? मेरे बच्चे लिखा हुआ है रंगीन रुमाल लिए उसे हिलाते जाते हैं। यह नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है। ठीक है बोला बच्चों, है ना। और ये प्रभाव कहाँ का पड़ा है? ये सब डांस नेपाल में होता है, तो यहाँ नेपाल का प्रभाव पड़ा है बच्चों, ये नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है। गीतों में कल्पना और चित्रों है ना चित्र उपमता अधिक जान पड़ी। भाषा में भोजपुरी और ओराव का मिश्रण था। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बनाकर आते थे। बताइए बच्चों कि डांस हो रहा है और बीच में कोई लड़का ऐसे बन गया, मेरे बच्चे बताओ। मेरे बच्चे बताओ कि यहाँ पर कि डांस के बीच में कोई लड़का पशु बन के आता था, कोई बच्चों कोई बकरा बकरी बनकर आता होगा। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, आप लोग भी फील करो, ठीक है ना। और गीतों की मधुर व्यंजना के बीच प्रहसन की छवि दिखा जाते हैं। कहते हैं बच्चों है ना, रिच क्या बनते थे? रिच बनते थे, शेर बनते थे, हिरन बनते थे, है ना। कहते हैं बच्चों इन निसर्ग प्रेमी नर्तकों के बीच हिल मिल है ना दुमक रहे हैं। लगा कि सदियों की नागरिक सभ्यता के अनगिनती पर्दे उठ गए और बच्चों निर्बध नर नारियों की आदिम किंतु सुषमा भरी झांकी मिली। और बच्चों ये सब यहाँ प्रोग्राम हो रहा था और इसको बैठ करके कौन देख रहे थे बच्चों बताइए? इस प्रोग्राम को बैठकर कौन देख रहे थे? तो मेरे बच्चे इसको देख रहे थे लेखक। कहते हैं मेरे बच्चे यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा था 10-12 साल पहले, लेखक उसको बैठ के देख रहे थे, भैया क्या क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में। आगे लिखा है मेरे बच्चे कहते हैं और उसके बाद पूर्वी बंगाल के कीर्तन है ना, कीर्तन गंभीर विदास है ना विषादपूर्ण। बच्चों कीर्तन जो होता है ना बहुत बच्चों विषादपूर्ण होता है, बहुत विषादपूर्ण, बहुत दुख भरा होता है। वातावरण में अनादि गुंज स्रोत बह निकला। भागीरथी के नाविकों, बच्चों भागीरथी किसे कहा गया बच्चों बताओ मेरे बच्चे? भागीरथी क्या है? नदी है। भागीरथी के नाविकों की याद प्रतिध्वनित होने लगी चंपारण के खलिहानों और जंगल में। बरसों बाद शायद इस कीर्तनों की बच्चों ऊर्ध्वन ताने छोटी होती जाए, शायद इसका विषाद स्मृति की रेखाएं मलिन हो जाए और उल्लास की कड़ियां मुखर हो उठे। उल्लास रात बीत चली और दिवस का संघर्ष अंधेरे के पर्दे के पीछे सजग हो उठा। धरती देती है किंतु यहाँ का जनजीवन समृद्ध है ना। कहते हैं बच्चों धरती देती है किंतु यहाँ का जनजीवन समृद्ध नहीं बन सका। मेरे बच्चे कहते हैं इतने लोग आए, इतने लोग गए, लेकिन क्या बच्चों पश्चिमी चंपारण का जनजीवन समृद्ध बन पाया? यस और नो? मेरे बच्चे क्या पश्चिम चंपारण का जनजीवन समृद्ध बन पाया? हाँ या ना बताओ? नो सर। कहते हैं इतना कुछ हुआ, लेखक कह रहे हैं इतना कुछ हुआ है पश्चिम चंपारण में, लेकिन क्या यहाँ का बच्चों जनजीवन समृद्ध हो पाया? नहीं सर, समृद्ध नहीं हो पाया। आज भी अगर आप वहां जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बच्चों और बिहार के अन्य जिले से, देखिए आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, हम सही कह रहे हैं। क्या आप लोग मानते हैं कि बिहार के अन्य जिले से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण थोड़ा सा पीछे ऐसा फील होता है? क्या उसकी तुलना हम पटना से कर सकते हैं? क्या उसकी तुलना हम गया जी से कर सकते हैं? क्या इसकी तुलना पूर्णिया जिला से कर सकते हैं? मेरे बच्चे क्या हम उसकी तुलना आरा जिला से कर सकते हैं? नहीं। अभी भी अगर हम देखें तो वो जो क्षेत्र है वो अभी भी पीछे है बच्चों, है ना। मतलब कि आगे लिखा है मेरे बच्चे, कहते हैं बेतिया। क्या लिखा है बच्चों? कि बेतिया, यहाँ पर हम रुके थे बच्चों, बेतिया में जो है ना होटल में रुके थे जब रात हम गए थे बेतिया में। कहते हैं बच्चों बेतिया राज की जमींदारों में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। नील से ही उन दिनों रंग बनते थे। नील से क्या बनते थे? कमेंट बॉक्स में लिखना। रंग बनते थे और इसलिए नील के पाश्चात्य देशों में बहुत मांग थी।
लाखों की संपदा उन अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लगी, किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ। बेतिया राज से बहुत कम अदायगी पर हजारों एकड़ जमीन इन गोरे ठेकेदारों ने ले लिया। कहते हैं बच्चों, है ना, ठेठ देहात में उनकी भव्य कोठियां खड़ी हो गई। मेरे बच्चे, देहात में बच्चों अंग्रेजों ने क्या बनाया? देहात में अंग्रेजों ने क्या बनाया? बड़ा ऐसा घर बनाया बच्चों, है ना। कहते हैं मेरे बच्चे, कोठी बनाया। देहात में उन्होंने क्या बनाया? कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों। कोठियां, कोठी किसको बोलते हैं? घर को, महल को। अंग्रेजवा सबको मन करते हैं पकड़ पकड़ के खूब मारे। अभी अगर बेतिया आ जाए तो क्या करेंगे आप लोग बताइए? सर तूड़ ताड़ देंगे मार के। कहते हैं किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई। हर 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा नील की खेती के लिए किसान को बच्चों रखना लाजमी था। मेरे बच्चे कहते हैं कि 20 कट्ठा अगर जमीन किसी भी किसान के पास है तो कितना कट्ठा जमीन पर नील का खेती करना है किसी भी हाल में? तो गिरा गिरा के मारता था, बताओ, है ना। कितना कट्ठा में? 3 कट्ठा में बच्चों किसी भी हाल में आपको नील का खेती करना ही था। कहते हैं बच्चों 20वीं सदी के प्रारंभ में जब केमिकल रंगों के, है ना, 20वीं सदी के प्रारंभ में जब केमिकल रंगों के इजाद होने पर नील की मांग कम हो गई, तब भी यह जबरदस्ती चलती रही और 3 कठिया से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया वे मोटी रकम गोरे ठेकेदार को दे। मेरे बच्चे कहा कि अगर आप चाहते हैं कि इस 3 कठिया पद्धति से आपको छूट मिले तो उसके बदले में क्या देना पड़ेगा बताओ, है ना। मेरे बच्चे, जब रंग केमिकल प्रोसेस से रंग बनने लगा तो फिर भी अंग्रेज लोग नहीं छोड़ा। वो लोग बोला नहीं, अगर इस पद्धति से आपको छूट चाहिए तो इसके बदले में क्या दीजिए बताइए बच्चों, बोलो ना रे, पैसा, है ना। इसके बदले में क्या मांगा कि मेरे बच्चे इसके बदले में देना पड़ेगा मेरे बच्चे ढेर सारा पैसा दीजिए तब छूट देंगे। तब गांधी जी आए, इसको बढ़िया से पैसा दिए। देखिए आगे पढ़ के देखेंगे मेरे बच्चे, लिखा गया है कि चंपारण और कुछ आसपास के इलाके में इन नीलहे साहबों का, है ना, निष्कंटक साम्राज्य था। इन दिनों जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती थी उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे। देखो बच्चों, अंग्रेजवा सबका देखो, हम लोग का देश और हम लोग के देश में जोन रास्ता से बच्चों अंग्रेज सबका गाड़ी जाएगा, जिस रास्ता से अंग्रेजवा सबका गाड़ी जाएगा उस रास्ता से कोई पशु लेके नहीं जा सकते हैं, गाय बकरी लेके नहीं जा सकते हैं। सोचो कितना खतरनाक था ये लोग। कहते हैं मेरे बच्चे, यदि किसी रैयत के यहाँ उत्सव या शादी विवाह होते तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। अगर बच्चों किसी के घर में, किसी भी हिंदुस्तानी के घर में अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, शादी ब्याह हो रहा है, तो मेरे बच्चे उसके बदले में भी बच्चों नजराना पैसा कहाँ भेजना पड़ता था बच्चों बताओ? किसके पास पैसा भेजना पड़ता था? अंग्रेजों के पास। सर अंग्रेज को भिखारी बोल सकते हैं? हाँ बोल दीजिए सब लोग, इसको लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, भिखारी लिख दीजिए। तो अंग्रेज वो लोग भिखारी तो था, हर बात के लिए पैसा चाहिए इसको, भीख चाहिए इसको, भिखारी थे ये लोग। कहते मेरे बच्चे, साहब बीमार पड़ता तो रैयतों से इलाज के लिए वसूली होती थी। है बताओ, अब अंग्रेज लोग बीमार पड़ा तो पैसा हम लोग देंगे। छोटा कलेजा कहन काट देता है लोग, है ना। कहते बच्चों साहब, है ना, साहब हाथी खरीदता तो रैयत को अपनी गाढ़ी कमाई से कुछ ना कुछ देना पड़ता। हाथी अगर खरीदिएगा तभी इसको पैसा दीजिए, है ना। कहते हैं मेरे बच्चे, अमूलवा कोठी के साहब का नाम एमन था। बच्चों कहते हैं ये लोग का कोठी, अलग अलग कोठी बनाया था, बड़का बड़का महल को कोठी बनाया था, ये लोग को नाम रखा था। मेरे बच्चे पूछा जाएगा कि एक कोठी का नाम था अमूलवा, नाम था अमूलवा कोठी। तो अमूलवा कोठी के जो साहब थे उसका नाम क्या था? उसका नाम था बच्चों एमन, अंग्रेजवा का नाम था एमन। कहते हैं भीषण आतंक था, बहुत मार काट करते थे, बहुत मतलब खचरही करते थे। एमन साहब का बहुत आतंक था, एमन साहब का, लोग बहुत डरते थे इससे। कहते हैं मेरे बच्चे कि किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना, किसी को जेल में ठूस देना, यह साहब रोज का काम था। इसका मतलब नॉर्मल काम था। घर गए, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अरे ये झोपड़ी अच्छा नहीं लग रहा है, आग लगा दो, इसको हटाओ। घूम रहे हैं, इसका शकल अच्छा नहीं है, इसको जेल में डालो, तो डालो जेल में, डाल दिया जेल में। ये थोड़ा ज्यादा मोटा है, इसको भी जेल में डालो। यानी ये इसका काम था, कुछ भी कर देता था। किसी का घर में आग लगा देना, किसी को जेल भेज देना, इसके रोज का काम था एमन साहब का। मेरे बच्चे कहते हैं तत्कालिक शासन नीलहे गोड़ों के हाथ का पुतला था। बच्चों तत्कालिक शासन का ये हाल था कि सब कुछ अंग्रेज के हाथ में था, सब कुछ अंग्रेज के हाथ में था। मेरे बच्चे आगे लिखा गया है कि उन दिनों उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में डाक बंगले नहीं बनते थे, वे सभी साहब की कोठियों में ठहरते थे। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचा। मेरे बच्चे
बागी जो लोग होते थे, आपको पता है बागी किसको बोलते हैं? आप लोग बागी समझते हैं? बागी, इधर मूवी भी आया था ना, बागी 1, बागी 2, बागी 3। बागी मतलब मार काट करने वाला को बागी कहते हैं। और बच्चों पहले वहां के लोगों में ये बागीपन नहीं था कि भाई मारेंगे अंग्रेज को गिरा गिरा करके, ऐसा नहीं था। इसलिए गंगा पर पुल बनाने की स्कीम में तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और यूं बरसों तक चंपारण में गोरे नीलहों का राज ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया में पनपता रहा और आतंक और दैन्य समृद्धि और बेबसी के उस आलम से सन 1917 के अप्रैल महीने में एक बिजली सी कोंधी चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी है। मेरे बच्चे कहते हैं गांधी जी किस महीने में चंपारण आए थे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस साल में और किस महीने में गांधी जी चंपारण आए थे। और आप लोग को हम 8-10 मिनट पढ़ाएंगे बच्चों, 10 मिनट और पढ़ाएंगे, 10 मिनट हम और पढ़ाएंगे, जितना हम लोग पढ़ सकें उसके बाद कल पढ़ेंगे। तो बच्चों बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि गांधी जी चंपारण कब आए थे, किस महीने में आए थे? तो 1917 में बच्चों अप्रैल के महीने में आए थे, याद रखिएगा। आगे लिखा है बच्चों की सना कहते हैं ना स्वातंत्र्य युद्ध के महानाटक के उस नांदी पाठ में मानो सूत्र रूप में संघर्ष और विजय की सारी गाथा ही समा गई। यहां उसका ब्यौरा नहीं लिखूंगा, पर मई सन 1962 में मुझे एक अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तीर्थ यात्रा पर निकला उन सभी स्थानों की रज लेने जहां गांधी जी ने सन 1917 का अभियान किया था। बच्चों कहते हैं कि गांधी जी जहां 1917 में रहे थे उसको देखने लेखक कब पहुंचे? बच्चों गांधी जी जहां 1917 में रहे थे वहां लेखक कब पहुंचे? तो कहते हैं लेखक उस जगह को देखने के लिए वर्ष 1962 में पहुंचे। मेरे बच्चे आप लोग कब पहुंचने वाले हैं बताइए? मेरा तो मन बहुत कर रहा है, अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरा रुकने का मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है आप लोग को 1-2 दिन छुट्टी देकर के हम चले जाएं। अभी नहीं जाएंगे, परीक्षा के बाद जाने का मन कर रहा है मेरा। जाएंगे बच्चों और आप लोग को भी वीडियो में दिखाएंगे। कहते हैं उस तीर्थ यात्रा में मुझे सत्संग मिला, है ना। मेरे बच्चे आप लोग देखिए, आप लोग व्यवस्था करेंगे मेरा खाने पीने का, उधर तो बताइए हम आते हैं। पश्चिमी चंपारण वाले आप लोग अगर व्यवस्था करेंगे तो हम आ जाएंगे। उस तीर्थ यात्रा में मुझे सत्संग मिला कुछ उन महानुभावों का जो 1917 में गांधी जी के साथ थे, है ना। सोने में सुहागा मोतिहारी में मिले थे श्री रामदयाल शाह, गांधी जी के रहने सहने का प्रबंध जिनके हाथों से हुआ था। तो बच्चों चंपारण में गांधी जी के रहने का व्यवस्था कौन किए थे? बच्चों बताओ चंपारण में गांधी जी के रहने का व्यवस्था किसने किया था? तो कहना मेरे बच्चे किसने किया था? रामदयाल शाह ने। रामदयाल शाह नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने गांधी जी के रहने का प्रबंध किया था, है ना बच्चों। आगे लिखा है मेरे बच्चे, आगे लिखा है था एवं श्री हरवंश सहाय जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गांधी जी के साथ गए थे और उन वकीलों में से थे जो उस आंदोलन में उनके सलाहकार रहे। लौटने पर मुजफ्फरपुर में श्री रामनवमी प्रसाद से मुलाकात और देर तक बातें हुई। रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू उन दिनों गांधी जी के साथियों में से अग्रणी थे, मतलब सबसे आगे थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू बच्चों किसके साथी थे, है ना। चंपारण में रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू किनके साथी थे? तो बच्चों लिखिएगा कि गांधी जी के साथी थे। आगे लिखते हैं जिसे तेजस्वी किसान के आग्रह पर, है ना, माफ कीजिएगा, जिस तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी चंपारण जाना स्वीकार किया वह राजकुमार शुक्ल थे। ये तो हम लोग बच्चों हिस्ट्री में पढ़वे किए थे ना कि राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी चंपारण आए थे। सन 1917 के पहले से ही श्री रामदयाल शाह, श्री रामनवमी प्रसाद और श्री हरवंश सहाय इत्यादि के संपर्क में आया था। राजकुमार शुक्ल की सन 1930 के आसपास मृत्यु हो गई। एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजकुमार शुक्ल बच्चों जो थे उनकी मृत्यु कब हुई, तो आप क्या लिखेंगे? राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई तो आप क्या लिखेंगे? आप लिख दीजिएगा 1930 में हुई। किंतु मेरा अविस्मरणीय अनुभव रहा सुदूर भितिहरवा गांव में। यह गांव है ना अमोलवा के निकट है जहां 1917 में एमन साहब की तूती बोलती थी। बच्चों एमन साहब बहुत खचरही करते थे। आगे लिखा है मेरे बच्चे, जब गांधी जी चंपारण की रैयत को भय और अत्याचार से चंगुल से बचाने का प्रयत्न कर रहे थे तब उन्होंने ग्रामीण जनता की सामाजिक अवस्था के सुधार का भी श्री गणेश किया।
बच्चों वहां पर बहुत कुछ सुधार भी उन्होंने किया है। कहते हैं राम नवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन किसी गांव में किसानों की शिकायतों का अध्ययन करने गांधी जी जा रहे थे। उसके साथ दूर जाना था, हाथी पर दोनों सवार थे। कड़ी धूप थी, तभी गांधी जी ने ग्रामों की दुर्व्यवस्था को दूर करने में शिक्षा की महत्ता पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि वे चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना करना चाहते हैं। तो मेरे बच्चे बताइए, सोचिए, गांधी जी के विचार को सैल्यूट कीजिए मेरे बच्चे, कि चंपारण में वह कौन सा विद्यालय खोल रहे थे? ग्रामीण विद्यालय। चंपारण में मेरे बच्चे वह कौन सा विद्यालय खोलना चाहते थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे बच्चे, वह कौन सा विद्यालय खोलना चाहते थे? तो ग्रामीण विद्यालय खोलना चाहते थे। आगे लिखा है मेरे बच्चे, थोड़े दिन बाद उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किए। बच्चों 3 ठो आश्रम विद्यालय बनाए। पहला कहां पर? जो लोग उधर के होंगे सब लोग जानते होंगे। पहला बच्चों कहां पर? बरहरवा, है ना, एक मधुबन और एक बच्चों भीतिहरवा। तीनों जगह वहां पर है। मैंने बच्चों पोस्टर में पढ़ा था नाम। बरहरवा भी है, मधुबन भी है, भीतिहरवा भी है। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तीनों गांवों में तैनात किया। वे कार्यकर्ता आए गुजरात, महाराष्ट्र से। बरहरवा का विद्यालय विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बवन जी गोखले और विदुषी पत्नी, उसकी विद्वान पत्नी अवंतिका बाई गोखले ने चलाया। मेरे बच्चे कहते हैं इसको मतलब बाहरी लोगों को दे दिया। साथ में देवदास गांधी जी भी थे। मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से नरहरि दास पाखीर और उनकी पत्नी अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहां रहे थे। भीतिहरवा के अध्यक्ष थे वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी, है ना, सोमन जी। मेरे बच्चे कहते हैं कि जो भीतिहरवा बना, जो भीतिहरवा में स्कूल बना, उसके ना उसमें देख रेख किसने किया? तो बच्चों एक डॉक्टर देव नाम था, एक दूसरा बच्चों सोमन जी थे। बाद में वहां पुंडलिक जी गए। स्वयं कस्तूरबा भीतिहरवा आश्रम में रही। मेरे बच्चे कस्तूरबा कौन थी बताओ? कस्तूरबा कौन थी? सर गांधी जी की पत्नी थी। तो गांधी जी की पत्नी किस आश्रम में रही थी बच्चों? सोचो कितनी बड़ी बात है। पश्चिमी चंपारण वाले लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है कि वहां पर गांधी जी की पत्नी खुद रुकी है बच्चों। तो गांधी जी की पत्नी खुद रुकी है कहां पर? मेरे बच्चे कस्तूरबा जो थी उनकी पत्नी कहां रुकी है? भीतिहरवा आश्रम में। तो मेरे बच्चे अभी आश्रम है कि नहीं बताओ? अभी आश्रम है या नहीं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि भीतिहरवा में वो आश्रम है कि नहीं जहां गांधी जी की पत्नी खुद रुकी थी। और लिखा है मेरे बच्चे, देखेंगे, लिखा है कि मैं रही। इन कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवकों की देखभाल करती रही। इन विद्यालयों का आदर्श क्या था? इस बारे में गांधी जी ने एक पत्र में लिखा है कि चंपारण के तत्कालिक अंग्रेज कलेक्टर को, जिसने शिक्षा संबंधी उनके आदर्शों पर प्रकाश पड़ता है, मैंने इन स्कूलों में किसी तरह का नपा तुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया, क्योंकि मैं तो पुरानी लीक से हटकर चल रहा हूं। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और है मानता हूं। बच्चों जो उस समय वर्तमान शिक्षा पद्धति थी उसको गांधी जी क्या मानते थे? उसको गांधी जी खौफनाक मानते थे। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं और मैं आप लोगों से कल पूछूंगा पेज नंबर कितना है, तो बताइएगा 30 बच्चों है ना, यानी आधा हम लोग पढ़े हैं। पेज नंबर कहां तक पढ़े कल हम पूछेंगे, तो क्या बताना आप लोग? पेज नंबर क्या बताना गुरुजी? पेज नंबर 30। तो प्यारे बच्चों कुछ कुछ ऐसे पाठ होते हैं जो पाठ बड़े होते हैं। अभी हमें 63 पेज तक जाना है, अभी तो 30 हुआ है, लगभग इतना और बचा हुआ है। तो आधा बच्चों और बचा है। आज तो पॉसिबल नहीं है, कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी आप लोगों को कैसा लगा बच्चों बताइए। इतना देर आप लोगों के साथ रहे, आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा? देखिए अगर समझ के पढ़ेंगे, थोड़ा रुक रुक के पढ़ेंगे, तब समझ में कोई चैप्टर आएगा। और कोई जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर 3 दिन में खत्म हो। कोई चैप्टर 2 दिन में भी हो सकता है, कोई चैप्टर 4 दिन भी चले, तो कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं है। तो चैप्टर बच्चों चलने दीजिए, ठीक है ना? हाँ आराम से, ठीक है। एक दिन में उतना ही पढ़ना है जितना दिमाग लोड ले सके, क्योंकि सिर्फ हिंदी नहीं पढ़ना है, आप लोग को बहुत चीज़ है। आप लोग को बच्चों जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको तो और दिक्कत है, उनको तो फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, लेकिन हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। बाकी बताइए आप लोग ठीक हैं? पढ़ाई अच्छा चल रहा है आप लोगों का? सर यह सब लिखना है? नहीं बाबू लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है। पढ़ाई बढ़िया चल रहा है, सब सर लोग पढ़ा रहे हैं आप लोग को ठीक ठाक?
चलिए, बहुत बढ़िया है। हम सर लोग से भी हमेशा बोलते रहते हैं कि वो लोग आप लोगों को अच्छे से पढ़ाए बच्चों, अपना पूरा 100% दे। और आप लोग को भी कहते हैं कि सर लोग जो पढ़ाते हैं उनको पढ़िए अच्छे से, उनकी बातों को मानिए। सर कहते हैं कुछ होमवर्क बनाने तो होमवर्क बनाइए, टेस्ट देने बोलते हैं तो टेस्ट दीजिए, मैराथन क्लास में जुड़ने बोलते हैं तो जुड़िए बच्चों, शेयर करने बोलते हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब कुछ कीजिए। जितना प्यार आप हमको देते हैं उतना प्यार सभी शिक्षकों को दीजिए, ताकि वो लोग अपना 100% दे सके। चलिए चलिए मेरे बच्चे, बढ़ जाए आगे। चलिए, बाय बच्चों, लव यू। लव यू सभी को, कल मिलते हैं। बाय बच्चों, लव यू सभी को, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।